तो जब भी हम मध्यकालीन भारत के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? बड़े बड़े राजा, शानदार महल, उनके साम्राज्य, है ना? लेकिन क्या इतिहास सिर्फ इतना ही है? असल में इतिहास सिर्फ महलों और राजधानियों में नहीं लिखा जाता। तो सवाल ये उठता है कि इन बड़े बड़े साम्राज्यों की सरहदों के बाहर कौन लोग रहते थे? वो कौन से समुदाय थे जिन्होंने जंगलों में, पहाड़ों पर और रेगिस्तानों में अपनी एक बिल्कुल अलग ही दुनिया बसाई हुई थी? ये थीं जनजातियां, मतलब ऐसे समाज जिनके पास कोई लिखित दस्तावेज तो नहीं थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी संस्कृति कम थी। अरे उनकी कहानियां, उनकी परंपराएं, उनके रीति रिवाज, वो सब बहुत ही समृद्ध थे। और ये जो तस्वीर अभी हम देख रहे हैं ना, ये उसी जीती जागती दुनिया का एक सबूत है। तो आज हम इन्हीं अनदेखे समाजों की दुनिया में उतरने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि भाई इन राज्यों की सीमाओं के बाहर जिंदगी कैसी थी। फिर हम पूरे उपमहाद्वीप में फैली हुई कुछ खास जनजातियों पर नजर डालेंगे। ये भी समझेंगे कि खानाबदोशों का क्या रोल था और कैसे कुछ जनजातियों ने तो अपने ताकतवर राज्य भी बना लिए थे। और आखिर में हम देखेंगे कि ये समाज लगातार कैसे बदल रहा था। तो सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये कि मध्यकालीन भारत का मतलब कोई एक जैसा समाज नहीं था, बिल्कुल नहीं। बड़े बड़े शहरों और साम्राज्यों से बहुत दूर एक बिल्कुल ही अलग तरह की सामाजिक व्यवस्था चल रही थी। देखिए, ज्यादातर बड़े राज्यों में समाज वर्ण व्यवस्था पर चलता था, मतलब ब्राह्मणों के बनाए हुए नियम जो समाज को ऊंच नीच के दर्जों में बांटते थे। लेकिन मजे की बात यह है कि इसी उपमहाद्वीप में बहुत से समाज ऐसे भी थे जो इन नियमों को मानते ही नहीं थे। इन्हीं समाजों को हम जनजातियां कहते हैं। यहां पर लोग जाति से नहीं बल्कि नातेदारी के बंधन से, मतलब अपने कुल और परिवार से जुड़े होते थे। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी खेती, शिकार या फिर पशु चराने पर चलती थी। और जमीन और चरागाह वो किसी एक इंसान की नहीं होती थी, बल्कि पूरे कबीले का उस पर हक होता था। उन्होंने मुश्किल से मुश्किल इलाकों में रहकर भी अपनी आज़ादी और अपनी संस्कृति को जिंदा रखा। तो सवाल ये है कि ये जनजातियां रहती कहाँ थीं? सच तो यह है कि यह भारत के लगभग हर हिस्से में मौजूद थी। चलिए एक काम करते हैं, उपमहाद्वीप के नक्शे पर एक छोटी सी सैर करते हैं और देखते हैं। जरा इस नक्शे को देखिए। यह साफ साफ दिखाता है कि जनजातीय समुदाय किसी एक कोने में सिमटे हुए नहीं थे। पंजाब से लेकर पूर्वोत्तर तक और मध्य भारत से लेकर दक्षिण तक हर जगह उनकी मौजूदगी थी। चलिए शुरुआत करते हैं पंजाब से। यहां 13वीं-14वीं सदी के आसपास खोखर जनजाति का बहुत दबदबा था, लेकिन बाद में गक्खर लोग ज्यादा अहम हो गए। इतने अहम कि उनके मुखिया कमाल खान गक्कर को तो बादशाह अकबर ने मनसबदार तक बना दिया था। ठीक है, अब पंजाब से थोड़ा पश्चिम की तरफ चलते हैं। वहां उत्तर पश्चिम में बलोच नाम की एक और बहुत बड़ी और ताकतवर जनजाति थी। ये लोग भी कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे और हर कुल का अपना एक अलग मुखिया होता था। और अगर हम पश्चिम और मध्य भारत की तरफ देखें तो यहां भीलों की एक बहुत बड़ी आबादी फैली हुई थी। 16वीं सदी के आखिर तक आते आते इनमें से कई तो एक जगह बसकर खेती करने लगे थे और कुछ तो जमींदार भी बन गए। ये बात हमें दिखाती है कि समाज ठहरा हुआ नहीं था, वो लगातार बदल रहा था। अब चलिए उपमहाद्वीप के एकदम पूर्वोत्तर हिस्से में। वो इलाका तो पूरी तरह से नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों के दबदबे में था। सही मायने में वो क्षेत्र उनकी अपनी अनोखी संस्कृतियों का एक बड़ा केंद्र था। अच्छा, जनजातियों के अलावा एक और बहुत ही जरूरी समूह था और वो थे खानाबदोश। ये वो लोग थे जो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और इन्होंने भारतीय समाज में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। ये खानाबदोश चरवाहे और व्यापारी, समझिए कि एक चलती फिरती अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी थे। वो अपने जानवरों से मिलने वाली चीजें जैसे ऊन, घी वगैरह के बदले अनाज, कपड़े और बर्तन जैसी चीजें ले लेते थे। वे एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाते थे और इस तरह शहरों को दूर दराज के गांवों से जोड़ते थे। इनमें सबसे मशहूर थे बंजारे। 17वीं सदी का एक अंग्रेज व्यापारी था पीटर मुंडी। उसने बंजारों के बारे में जो लिखा है वो कमाल का है। उसने लिखा कि उसने 14,000 बैलों का एक कारवां देखा जिसे टांडा कहते थे और वो पूरा का पूरा अनाज से लदा हुआ था। सोचिए, और ये लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी मतलब बीवी बच्चों को साथ लेकर चलते थे। और अब जो संख्या मैं बताने वाला हूं वो आपको हैरान कर देगी। एक विशाल मुगल सेना के लिए एक ही टांडा में 1 लाख बैल तक अनाज ढोया जा सकता था।
1 लाख। इससे आप उनकी फौजी और आर्थिक अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं। अब कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। अब हम उस दौर की बात करेंगे जब कुछ जनजातियां सिर्फ शिकारी या किसान बनकर नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने अपने बड़े-बड़े, सुसंगठित और ताकतवर राज्य भी बनाए। और इनमें गोंड और अहोम का नाम सबसे ऊपर आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं गोंड लोगों की। ये गोंडवाना नाम के एक बहुत बड़े जंगली इलाके में रहते थे, और यहीं पर जब दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ रही थी, एक ताकतवर गोंड राज्य गढ़कटंगा उभर कर सामने आया। अकबरनामा में लिखा है कि इस राज्य में 70,000 गांव थे। 70,000। इस राज्य की सबसे मशहूर शासक थीं रानी दुर्गावती। वो एक चंदेल राजपूत राजकुमारी थी जिनकी शादी गोंड राजा दलपत से हुई। लेकिन जब उनके पति की मौत हो गई तो उन्होंने अपने 5 साल के बेटे वीर नारायण के नाम पर राजकाज संभाला। फिर 1565 में जब आसफ खान की मुगल सेना ने हमला किया तो उन्होंने उसका डटकर सामना किया, और जब उन्हें लगा कि हार निश्चित है तो उन्होंने आत्मसमर्पण करने के बजाय वीरगति को चुना। अब वापस पूर्वोत्तर की तरफ चलते हैं, जहां अहोम लोगों ने एक बहुत बड़ा राज्य बनाया था। ये लोग 13वीं सदी में आज के म्यांमार से आए थे, और उनकी राजव्यवस्था कमाल की थी। सोचिए, वो लोग 1530 के दशक में ही बंदूकों का इस्तेमाल करने लगे थे, और 1660 आते आते तो वो अच्छी क्वालिटी का बारूद और तोपें बनाने लगे थे। उनका पूरा राज्य पाइक नाम के जबरदस्त श्रमपट डिगा था, और इतना ही नहीं, वो बुरुंजी नाम से अपना इतिहास भी लिखते थे। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि ये अलग अलग समाज एक दूसरे से एकदम कटे हुए नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। उनके बीच लगातार संपर्क भी था, टकराव भी था, और एक दूसरे पर निर्भरता भी थी। और इसी वजह से दोनों ही तरह के समाज धीरे धीरे बदल रहे थे। और ये जो बदलाव था ना, ये एक तरफा नहीं था। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ीं, नए नए हुनर वाले लोगों की ज़रूरत पड़ने लगी, तो वर्णों के अंदर ही छोटी छोटी जातियां बनने लगी, जैसे लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री। और दूसरी तरफ क्या हुआ? कई जनजातियों को जाति वाले समाज में शामिल कर लिया गया। उनके जो बड़े परिवार थे वो शासक वर्ग में आ गए, और बाकी की ज्यादातर आबादी को निचली जातियों में जगह मिली। लेकिन एक बात और याद रखना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि सभी जनजातियों ने जाति व्यवस्था को अपना लिया था। पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की कई ताकतवर जनजातियों ने तो बहुत पहले ही इस्लाम अपना लिया था, और वो हिंदू धर्म की इस ऊंच नीच वाली सामाजिक व्यवस्था को लगातार नकारते रहे। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब हम अपना ध्यान सिर्फ राजाओं और साम्राज्यों से हटाकर इन जनजातियों, इन खानाबदोशों पर लाते हैं, तो इतिहास को लेकर हमारी पूरी समझ कितनी बदल जाती है ना? ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास की कहानी किसी एक की नहीं, बल्कि कई आवाज़ों से मिलकर बनी है, और उनमें से कई आवाज़ें ऐसी हैं जिन्हें अक्सर अनसुना कर दिया जाता है।